गरीब बहू की पत्तों से बनी ड्रेस वर्सेस अमीर बहू की डिजाइनर ड्रेस। श्रुति बहू, तूने अपने डिजाइनर ड्रेस डिजाइन करवा ली ना? हाँ मम्मी जी। भला इन सब कामों में मैं पीछे रहती हूँ क्या? मैंने अपनी डिजाइनर ड्रेस एक हफ्ते पहले ही डिजाइन करने का ऑर्डर दे दिया था, वो भी शहर के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर अरुण और मालिनी जी के पास। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। वैसे कब तक आएगी तेरी डिजाइनर ड्रेस? मोहल्ले के फंक्शन में हमें सबसे अलग दिखना है, कोई ये ना कह पाए कि हमारी ड्रेस अच्छी नहीं थी। सब बस तेरी ही ड्रेस को देखते रह जाए। सबको पता चलना चाहिए कि हम अमीर लोग हैं और डिजाइनर ड्रेस ही पहनते हैं। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, ऐसा ही होगा। जब मैं अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर पार्टी में आऊंगी ना, सब बस मुझे देखते रह जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि हमसे ज्यादा अमीर और डिजाइनर ड्रेस पहनने वाला इस पूरे शहर में कोई नहीं है। अमीर बहू श्रुति का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और श्रुति अश्विनी डिजाइनर ड्रेस की बात कर रही होती हैं। तभी गरीब घर की बहू रागिनी साधारण साड़ी में अमीर बहू के घर आती है। वो देख श्रुति बहू, आ गई तेरी गरीब जेठानी। रोज सुबह नाश्ते के समय मुंह उठाकर चली जाती है हमारे रास्ते पर नजर लगाने। मम्मी जी, जरा इस गरीब की फटी हुई साड़ी तो देखिए, इससे अच्छी साड़ी तो मोहल्ले की नौकरानियां पहनती है। अरे वाह, आप लोग नाश्ता करने लगे? अरे रागिनी बहू, तू आजा, बैठ जा मेरे साथ नाश्ता करने। नहीं नहीं दादी सासू माँ, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं तो बस आपको आपकी दवाइयाँ याद दिलाने आई थी। आपने सुबह की दवाई खाई कि नहीं? अरे रागिनी बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। रोज सुबह अपने घर से यहाँ से मुझे दवाइयाँ याद दिलाने आती है। मैं तो आज भी दवाई खाना भूल गई थी। दादी सासू माँ, आप रोज अपनी दवाइयाँ खाने क्यों भूल जाती है? चलिए जल्दी से अपनी दवाई खाइए। रागिनी जग में पानी निकालकर गायत्री को देती है। गायत्री दवाई खाती है। खा ली मैंने दवाई, आप खुश? हमारा खाना तो हो गया भाई, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं। श्रुति, हमारा लंच तो दे दो। एक मिनट। इतना कहकर श्रुति किचन में जाती है और दो सुंदर और महंगे लंच बॉक्स लेकर आती है और विजय और कृष्ण प्रसाद को दे देती है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ। कृष्ण प्रसाद और विजय ऑफिस बैग लेकर अपने ऑफिस निकल जाते हैं। वहीं रागिनी गेट की तरफ बढ़ रही होती है। तभी अरे रागिनी बहू, कहाँ जा रही है, जरा सुन तो। हाँ माँ जी, बोलिए ना। देखना बहू, आज इस कामचोर काम वाले ने तो छुट्टी कर ली। अब मैं अकेले इतने सारे बर्तन कैसे धोऊंगी? चाची सगी नहीं, पर आप भी मेरी सास हैं। मेरे होते हुए आप क्यों बर्तन धोएंगी? मैं हूँ ना, मैं किचन का सारा काम करके फिर घर जाऊंगी। ठीक है बहू। रागिनी डाइनिंग टेबल के सारे जूठे बर्तनों को इकट्ठा करती है और सारे जूठे बर्तन लेकर किचन में चली जाती है, जहाँ सिंक में पहले से ही जूठे बर्तन रखे होते हैं और किचन भी बहुत गंदा होता है। किचन की क्या हालत हो गई है, बर्तन धोकर पूरा किचन भी धो दूंगी। इतना कहकर रागिनी बर्तन धोने लगती है। साबुन और पानी से रगड़कर रागिनी सभी बर्तन धो देती है और फिर पूरे किचन को पानी से धोकर साफ कर देती है और पड़ोस के अपने गरीब ससुराल में चली आती है। अरे रागिनी बहू, तू तो याद दिलाने गई थी, इतनी देर कैसे हो गई? माँ जी, वो आज चाची जी के घर में नौकरानी नहीं आई थी, तो मैं किचन और बर्तन धोने लगी थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। बहू, मेरी माँ कैसी है? पापा जी, दादी सासू माँ बिल्कुल ठीक है। रागिनी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तो मुझे दोपहर का खाना दे दो। रागिनी अपने चूल्हे के पास पड़े स्टील के टिफिन को राघव को दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मीनाक्षी हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर अमीर बहू के घर आती है। नमस्ते अश्विनी बहन। आइए आइए मीनाक्षी बहन। मैं आप लोगों को याद दिलाने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है, आप सबको जरूर आना है। हाँ मीनाक्षी बहन, हमें पता है, आपने पहले भी बताया था, हम लोग आएंगे। बताया तो था, पर एक बार याद दिलाना भी तो बनता है। मोहल्ले का सबसे अमीर परिवार के हैं आप लोग। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, हम सब जरूर आएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी मिठाई का डिब्बा देती है और बाहर आती है। सामने आंगन में शारदा कपड़े फैला रही होती है। चलो शारदा को भी बोल देती हूँ, नहीं तो कहीं ये न कहे कि मैंने अमीरों को तो बुला लिया और गरीबों को नहीं। अरे मीनाक्षी बहन, यहाँ कैसे? शादियों की तैयारी अच्छे से चल रही है ना? तैयारियां तो अच्छे से चल रही हैं। मैं तो बस याद दिलाने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है, समय पर आ जाना। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद श्रुति अपने कमरे में बैठी होती है और अपने फैशन डिजाइनर से फोन पर बात कर रही होती है। हेलो मैडम, हमने आपके लिए कुछ नई डिजाइनर ड्रेसेस तैयार की हैं। हमने उनकी फोटो आपको भेज दी है, आप देख लीजिए। देखती हूँ। श्रुति अपने फोन में फोटो देखने लगती है। ये ठीक नहीं है,
ये कुछ खास नहीं है। ये भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, ये वाली अच्छी है। ये रेड और येलो वाली ड्रेस तो बहुत सुंदर है। ओके मैडम, ठीक है, हम यही ड्रेस डिजाइन करके आपको भेज देते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अमीर बहू श्रुति अपनी डिजाइनर ड्रेस फैशन डिजाइनर से मंगवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ बहू, मीनाक्षी के घर शादी में जाना है। तूने सोचा है क्या पहन कर जाएगी? माँ जी, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लूंगी। बहू, वही साड़ी तो तू पिछले साल से पहन रही है। माँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो रहेगा वही पहन कर जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन करीब आ जाता है। एक दिन दोपहर के समय एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर रागिनी के घर के दरवाजे पर आता है। कोई है क्या घर में? हाँ बोलिए। क्या यहाँ श्रुति जी रहती हैं? नहीं, श्रुति जी यहाँ नहीं रहती, उनका घर सामने वाला है। डिलीवरी बॉय सामने वाले घर में जाता है और दरवाजे पर घंटी बजाता है। मैडम, क्या यहाँ पर श्रुति जी रहती हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैडम, आपके नाम का ये पार्सल है। डिलीवरी बॉय पैकेट श्रुति को दे देता है। थैंक यू। श्रुति पार्सल लेकर जल्दी से अंदर चली जाती है। मम्मी जी, ये देखिए, मेरी डिजाइनर ड्रेस आ गई। दादी सासू माँ, ये वही डिजाइनर ड्रेस है जो मैंने पार्टी के लिए डिजाइन करवाई थी। धीरे धीरे शादी का दिन आता है। मैरिज हॉल में बहुत सुंदर सजावट होती है। मोहल्ले की पड़ोसन और मेहमान सब वहाँ इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे देखो ना, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। सच में मीनाक्षी जी ने शादी की बहुत अच्छी तैयारी की है। अरे भाई, बेटे की शादी है तो तैयारी भी अच्छी ही करेंगी। पर वो अश्विनी जी की बहू अभी तक नहीं आई। उसके बिना तो जैसे शादी अधूरी लग रही है। तभी श्रुति 2 पीस मरमेड ड्रेस पहनकर हॉल में आती है। रेड कलर का क्रिस्कस टॉप और नीचे येलो कलर की लॉन्ग स्कर्ट जिस पर फूलों के डिजाइन किए हुए हैं। साथ ही पीछे रेड कलर का नेट कपड़ा लटक रहा होता है। अरे देखो तो सही, कितनी सुंदर ड्रेस है। सच में बहुत महंगी डिजाइनर ड्रेस लग रही है। अश्विनी जी सच में बहुत अमीर है। उनकी बहू कितनी सुंदर लग रही है। देखो तो सही, कितना प्यारा डिजाइन है इस ड्रेस का। सच में बहुत शानदार डिजाइनर ड्रेस है। सभी श्रुति के डिजाइनर ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। तभी रागिनी अपने परिवार के साथ शादी के फंक्शन में पहुंचती है। रागिनी ने साधारण सी साड़ी पहन रखी होती है। अरे देखो तो सही, इतनी बड़ी शादी में कैसी साधारण सी साड़ी पहनकर आ गई है। सच में इतना बड़ा फंक्शन है और ये कैसी साड़ी पहनकर आ गई? इसने तो पूरी शादी के लुक को ही सत्यानाश कर दिया। ये लोग तो हमेशा ऐसे ही हर पार्टी में फंक्शन का माहौल खराब कर देते हैं। श्रुति भी अपनी गरीब जेठानी रागिनी का मजाक उड़ाने लगती है। सच में इतनी बड़ी शादी में तो थोड़ा अच्छा पहनकर आना चाहिए था। हाँ, कम से कम शादी का तो ख्याल कर लेती। ये मेरी गरीब जेठानी, इनकी औकात ही नहीं है इतनी महंगी डिजाइनर ड्रेस अफोर्ड करने की। साल में 2 सिंपल साड़ी खरीद ले, यही बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। चारों तरफ लोग रागिनी की साड़ी को देखकर बातें करने लगते हैं। कुछ लोग हंस रहे होते हैं तो कुछ लोग उसकी साड़ी को देखकर ताने मार रहे होते हैं। जबकि श्रुति अपनी डिजाइनर ड्रेस दिखाते हुए लोगों के बीच इतराने लगती है। शादी का फंक्शन खत्म होता है। सभी लोग अपने अपने घर लौट आते हैं और फिर अगले दिन मोहल्ले में उस गरीब बहू को देखा था, कैसे सिंपल साड़ी पहनकर शादी में आई थी। पूरा शादी का लुक ही खराब कर दिया था। मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों को शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए। बेकार ही मीनाक्षी बहन ने उसे गरीब बहू को शादी में बुला लिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शारदा अपनी बहू रागिनी के पास आकर बैठती है। बहू, तुझे इतने बड़े शादी के फंक्शन में साधारण सी साड़ी पहना कर लेकर चले गए थे, लेकिन अब पूरा मोहल्ला और पड़ोसी हम पर ताने मार रहे हैं कि शादी में भी इन लोगों ने ढंग के कपड़े नहीं पहने। इसमें किसी की गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ मेरी। मैं घर का कमाने वाला हूँ, फिर भी अपनी बीवी को अच्छे कपड़े तक नहीं दिला पाता। एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं दे पाता उसे। नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं है, असली गलती तो मेरी है। अगर मैंने अपनी संपत्ति संभाल कर रखी होती तो आज यह नौबत ही नहीं आती कि कोई हमारी बहू को कुछ भी कह सके। कैसी संपत्ति पापा जी? क्या हमारे पास भी कोई संपत्ति थी? हाँ बहू, पहले हम इतने गरीब नहीं थे। हमारे पास भी बहुत अच्छी खासी संपत्ति और बहुत बड़ा कारोबार था। हम भी कभी बहुत अमीर हुआ करते थे बहू। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग इतने गरीब हो गए? रामलाल, ये बिजनेस डील बहुत बड़ी है। अगर हमें ये डील मिल गई तो हमारा कारोबार बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सुरेश, इसके लिए हमें बहुत बड़ा लोन लेना पड़ेगा। अगर नुकसान हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोन ले लो।
अगर कोई परेशानी आई तो मैं संभाल लूंगा। सुरेश की बातों में आकर रामलाल बैंक से बड़ा लोन ले लेते हैं और उस डील में पैसा लगा देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो बड़ी बिजनेस डील अचानक से कैंसिल हो जाती है। लोन का पैसा चुकाने के लिए रामलाल की सारी संपत्ति बैंक के पास चली जाती है और उनका कारोबार भी बंद हो जाता है। बस उसी के बाद हम दोबारा कभी अपनी कंपनी शुरू नहीं कर पाए बहू। फिर धीरे धीरे तेरे पापा जी बीमार पड़ गए और हम लोग गरीबी में ही जीने लगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन श्रुति अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है। तभी अश्विनी उसके पास आती है। अरे बहू, घर में तो बहुत सारा काम पड़ा है, ये सब काम कौन करेगा? कौन करेगा मम्मी जी? वो देखिए सामने हमारी पड़ोसन है ना। सामने आंगन में रागिनी झाड़ू लगा रही होती है। रागिनी दीदी अंदर आइए। रागिनी श्रुति के कमरे में जाती है। श्रुति सिर पर कपड़ा बांधकर सिर पकड़कर बैठी होती है। दीदी देखिए ना, घर में इतने सारे काम पड़े हैं और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे आज ढेर सारे कपड़े धोने थे, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे इसमें क्या बात है, कपड़े मैं धो दूंगी। रागिनी बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। तभी श्रुति अपने कमरे से कई सारे डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है और रागिनी के सामने रख देती है। ये मेरी डिजाइनर ड्रेस है, इन्हें भी धोना है। और हाँ, ध्यान रखना एक भी ड्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर श्रुति वहाँ से चली जाती है। रागिनी एक एक करके सभी डिजाइनर ड्रेसेस धोने लगती है। कपड़े धोने के बाद सारे कपड़े छत पर सूखने के लिए डाल देती है। अब घर चलती हूँ, इतने सारे कपड़े धोने में मुझे 2 घंटे लग गए। रागिनी नीचे उतरकर घर जाने लगती है। तभी सुनो रागिनी, जरा खाना बना दो। ठीक है, फ्रिज में पनीर रखा है, पनीर की सब्जी बना दे, लच्छा पराठा बना लेना, थोड़ा घी डालकर पुलाव बना लेना और 2 मिठाइयाँ भी बना देना। ठीक है माँ जी। रागिनी किचन में आकर आटा गूंथने लगती है और पनीर काटकर सब्जी चढ़ा देती है। थोड़ी देर में सब्जी बन जाती है। दूसरी तरफ पूड़ियाँ छानने लगती है। पूड़ियाँ भी तैयार हो गई, अब खाना पूरा बन गया, अब तू अपने घर चली जा। रागिनी अपने गरीब ससुराल वापस चली आती है। बहू कुछ बना दे, बहुत तेज भूख लगी है। 2 मिनट माँ जी। अरे ये क्या, सारे बर्तन तो खाली है। मम्मी घर का सारा राशन खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनाऊं? बहू अभी तो तू छोटे भाई के घर में खाना बना कर आई है ना। पनीर और पूड़ी की खुशबू यहाँ तक आ रही थी, उनसे थोड़ा सा खाना मांग ला। ठीक है पापा जी। रागिनी श्रुति के घर जाकर दरवाजा खटखटाती है। अब क्या हुआ, फिर क्यों आई हो? आज घर का राशन खत्म हो गया है, थोड़ा आटा या थोड़ा सा खाना दे दीजिए। पर हमने सारा खाना खा लिया। रागिनी वहाँ से चली जाती है। अंदर अश्विनी और श्रुति सबके साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये गेट पर कौन था? कोई भिखारन थी। आप लोग खाना खाइए ना, मैंने इतने मेहनत से बनाया है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ रागिनी राशन की दुकान पर पहुँचती है। देखिए बहन जी, उधार नहीं दूंगा। ऐसा मत कहिए, मेरा पूरा परिवार भूखा है, थोड़ा आटा और दाल दे दीजिए। ठीक है, पर पैसे दे जाना। दुकानदार थोड़ा आटा और दाल दे देता है। रागिनी घर आकर सबके लिए दाल रोटी बना देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुबह सुबह सीढ़ियों से अश्विनी और कृष्ण प्रसाद उतरते हैं। मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। भैया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज तुम लोगों की शादी की सालगिरह है, कुछ खास करने का सोचा है या नहीं? दादी सासू माँ, मैंने आज शाम के लिए सभी मेहमानों को बुला लिया है। अरे तूने कब बुला लिया? मेरी मम्मी जी की एनिवर्सरी हो और मैं पार्टी ना रखूं, ऐसा हो सकता है? अच्छा बहू, एनिवर्सरी के लिए अपनी स्पेशल डिजाइनर ड्रेस तो बनवा ली होगी ना? आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मेरी डिजाइनर ड्रेस तो पहले से ही तैयार है। फिर थोड़ी देर के बाद श्रुति बाहर मोहल्ले में रागिनी के पास आती है। अरे रागिनी, तू यहाँ क्या कर रही है? आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, मैंने घर में बड़ा फंक्शन रखा है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे श्रुति बहू, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। जा रागिनी बहू, जल्दी जा और श्रुति बहू के काम में हाथ बटा दे। रागिनी श्रुति के साथ उसके घर चली जाती है। बोलो श्रुति, क्या काम करना है? मैंने बाहर गार्डन में बड़ा चूल्हा लगवाया है, वहाँ सभी मेहमानों के लिए खाना बना दो। रागिनी गार्डन में जाकर बड़े चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद रागिनी सब्जी, पुलाव, पूड़ियाँ बनाती है, जबकि श्रुति अपने कमरे में फेस पैक लगाकर लेट जाती है। ऐसे ही शाम होते ही मेहमान आने लगते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सजावट की है। सच में तैयारी तो बहुत बढ़िया की है। अश्विनी जी की एनिवर्सरी पार्टी तो बड़ी शानदार लग रही है। अरे बस बातें ही करते रहोगे या केक भी काटोगे? अरे मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर केक बनवाया है, अभी मंगवाती हूँ। चलिए मम्मी पापा,
अब केक काटिए। अश्विनी और कृष्ण प्रसाद केक काटते हैं। सभी मेहमान ताली बजाने लगते हैं। केक कटने के बाद रागिनी ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर मेहमानों को सर्व करने लगती है। लीजिए चाय पकौड़े, ये हमारी स्पेशल नौकरानी है। मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए मैंने इसे बुलाया है। जो भी खाना पीना हो इसी से मंगवा लेना। अच्छा, ए सुनो, इधर आओ। जी बोलिए। हमारे लिए जल्दी से एक प्लेट खाना लगा कर लाओ। रागिनी श्रुति के दोस्तों के लिए खाना निकाल कर लाती है। सभी सहेलियां आराम से खाना खाने लगती हैं। जरा थोड़ा सलाद भी ले आओ और एक गिलास पानी भी। रागिनी चुपचाप सब कुछ लाकर देती रहती है। खाना खत्म करने के बाद सहेलियां अपनी जूठी प्लेट रागिनी के हाथ में पकड़ा देती हैं। ये लो हमारी प्लेट, इन्हें रख देना। रागिनी श्रुति की सहेलियों की जूठी प्लेट लेकर किचन की तरफ जा रही होती है। तभी कुछ मेहमान। वेटर, इधर आओ, हमारी प्लेट भी उठा लो। सुनो, यहाँ भी प्लेट ले जाओ। रागिनी चुपचाप उनके पास जाकर उनकी भी प्लेट उठा लेती है। तभी शारदा वहाँ आ जाती है। क्या बदतमीजी है ये मेरी बहू है, इस खानदान की बहू है, कोई नौकरानी नहीं है। हमें कैसे पता कि ये नौकरानी नहीं है? घर की बहू तो श्रुति है, देखो कैसी डिजाइनर ड्रेस पहनी है। और आपकी बहू ने तो ऐसी साड़ी पहनी है जो कोई नौकर भी ना पहने। शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, घर का ही फंक्शन है, बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? रागिनी चुपचाप जूठी प्लेट लेकर किचन में चली जाती है। देर रात तक रागिनी सारे काम निपटाती है और फिर अपने गरीब ससुराल वापस आ जाती है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी वजह से आज फिर तुझे नौकरानी कहा गया, तेरे कपड़ों पर ताने मारे गए। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? बेटी, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तू हमारे घर की बहू नहीं, हमारी बेटी है। अगर तेरी जगह कोई और बहू होती तो कब का घर सिर पर उठा लेती। सच में तू तो हमारे लिए घर की लक्ष्मी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह घर में अश्विनी और श्रुति बातें कर रही होती हैं। अरे श्रुति बहू, तुझे पता है ना कि दादी सासू माँ का जन्मदिन आने वाला है? हाँ मम्मी जी, लेकिन उनके जन्मदिन के लिए क्या खास करने वाले हैं? तेरे पापा जी कह रहे हैं कि दादी सासू माँ के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी रखेंगे। आखिर दादी सासू माँ 85 साल की हो गई हैं। अच्छा, तो बड़ी पार्टी होगी? हाँ बहू, बहुत बड़ा फंक्शन होगा। तेरे पापा जी बड़े बड़े बिजनेस के लोगों को बुला रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर भी आएंगे और इलाके के नेता भी। इसका मतलब बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। हाँ बहू, इसीलिए तू जल्दी से अपनी एक अच्छी सी डिजाइनर ड्रेस बनवा ले। लेकिन मम्मी जी, दादी सासू माँ का बर्थडे तो एक ही हफ्ते में है। इतने कम समय में मैं डिजाइनर ड्रेस कैसे बनवाऊंगी? देख बहू, बनवानी तो पड़ेगी। हमारे अमीर परिवार में सब डिजाइनर ड्रेस ही पहनते हैं। उनकी बर्थडे पार्टी में हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, ऐसी शानदार डिजाइनर ड्रेस बनवाऊंगी कि सबकी नजर बस मुझ पर ही रहेगी। ठीक है बहू, जल्दी तैयारी कर। थोड़ी देर के बाद श्रुति तैयार होकर शहर के मशहूर फैशन डिजाइनर के स्टूडियो में पहुंच जाती है। स्टूडियो में कई तरह की डिजाइनर ड्रेसेस सजी होती हैं। अरे श्रुति जी, आज आप हमारे स्टूडियो में कैसे? मेरी दादी सासू माँ का बर्थडे फंक्शन है, उसके लिए मुझे एक बहुत खास डिजाइनर ड्रेस बनवानी है। वेल, आपकी ड्रेस तो हमेशा सबसे अलग होती है मैम। आप बताइए, आपको कैसा डिजाइन चाहिए? हम वैसी ड्रेस बना देंगे। पहले आप मुझे अपनी कुछ डिजाइनर ड्रेसेस दिखाइए, फिर मैं बताऊंगी कि उसमें कैसे कस्टमाइज्ड करनी है। फैशन डिजाइनर्स श्रुति को डिजाइनर ड्रेसेस दिखाते हैं। श्रुति ड्रेस कस्टमाइजेशन करवाने के बाद खुश होकर घर लौट आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, मैं दादी सासू माँ को दवाई खाने का याद दिलाकर आती हूँ। ठीक है बहू। रागिनी अमीर बहू के ससुराल आती है, जबकि कृष्ण प्रसाद हॉल सजवा रहे होते हैं। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो झूमर इधर लगाओ, इधर। हाँ, और उस रिबन को अच्छे से सीधा करो पहले, समझे? रागिनी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और धीरे धीरे गायत्री के पास जाती है। दादी सासू माँ, घर को इतना अच्छे से क्यों सजाया जा रहा है? क्या बात है? अरे बेटे, तुझे नहीं पता? मेरे जन्मदिन की तैयारियां चल रही है। पर आपका जन्मदिन तो 2 दिन बाद है ना? तुम जैसे गरीब लोगों का जन्मदिन नहीं मना रहे कि खीर खाई और हो गया। हम बड़ा फंक्शन रखने वाले हैं, इसीलिए पहले से तैयारी हो रही है। रागिनी बेटी, 2 दिन बाद फंक्शन है, तुम भी अच्छे से तैयार होकर आना। हम दोनों साथ में मेरा जन्मदिन मनाएंगे। जी दादी सासू माँ, मैं जरूर आऊंगी और आप अपनी दवाई खा लीजिए। ये कहकर रागिनी अपने घर लौट आती है और सारी बातें शारदा को बताती है। अरे बहू, हम लोग माँ जी के बर्थडे में नहीं जाएंगे। क्यों माँ जी, हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे बहू, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, सब अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहन कर आएंगे और फिर तेरा मजाक बनाएंगे। इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई तेरा मजाक उड़ाए।
पर माँ जी, दादी सासू माँ ने खुद हमें बुलाया है। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। बहू, अगर नहीं जाएंगे तो सिर्फ माँ जी को बुरा लगेगा, लेकिन अगर गए तो सब तेरा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। शारदा की बात सुनकर रागिनी चुप हो जाती है और शारदा की बात मान लेती है। थोड़ी देर के बाद रागिनी घर से सब्जियां लेने के लिए बाजार आती है। सब्जियाँ थोड़ी कम दाम में दे दो ना। अच्छा बहन, ले जा, तुम्हें दे देता हूँ। तभी रागिनी को एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे, ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? अरे ये तो इन फूलों के पत्तों की है। फूलों के पत्ते इतने महक रहे हैं। अरे बहन, ये खास फूल के पेड़ के पत्ते हैं। इन पत्तों में फूल जैसी खुशबू होती है, इसलिए इतने महकते हैं। सच में बहुत अच्छी खुशबू है। रागिनी सब्जियां लेकर अपने मोहल्ले में आती है। उसी समय डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आता है और अमीर बहू के ससुराल का दरवाजा खटखटाता है। मैम, आपका पार्सल। अच्छा, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। श्रुति ने अपनी डिजाइनर ड्रेस मंगवा ली। काश मैं भी कोई डिजाइनर ड्रेस खरीद पाती तो मैं भी दादी सास के बर्थडे में जाती। तभी अचानक रागिनी के मन में एक बात आती है। मैं तो पहले सिलाई कढ़ाई करती थी, क्यों ना मैं खुद ही अपनी डिजाइनर ड्रेस बना लूं। रागिनी घर पहुंचती है और अपनी बात शारदा को बताती है। बहू, डिजाइनर ड्रेस बनाने के लिए कपड़े चाहिए। हमारे पास तो कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। माँ जी, मैं अपनी डिजाइनर ड्रेस कपड़ों से नहीं, पत्तियों से बनाऊंगी। फिर रागिनी जंगल में फूलों वाले पेड़ के पास आ जाती है। यही वो फूलों के पेड़ के पत्ते हैं। सच में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रागिनी गिरे हुए पत्ते और बेल लेकर घर आती है और बेलों में पत्ते बांधकर ड्रेस तैयार कर रही है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत सुंदर पत्तों की ड्रेस बना रही है। थैंक यू माँ जी। अभी तो आधी बनी है, पूरी बनेगी तो और अच्छी लगेगी। अरे बहू, सुबह से लगी हुई हो, हाथ और आंख दर्द करने लगे होंगे। अब बाकी कल बना लेना। रागिनी पत्तों की डिजाइनर ड्रेस लेकर सो जाती है और अगली सुबह जब आंख खुलती है, अरे, मेरी पत्तों वाली ड्रेस को किसी ने आधा खा लिया। अब तो मैं दादी सासू माँ के बर्थडे में नहीं जा पाऊंगी। बहू तो सुई धागा चलाने में एक्सपर्ट है, एक बार और कोशिश कर, क्योंकि अगर तूने ड्रेस बना ली तो तेरा मजाक उड़ाने वालों पर ये करारा तमाचा होगी। जंगल में फूलों का पेड़ खड़ा है। रागिनी पेड़ के पास पहुंचती है और पत्तों की खुशबू सूंघती है। रागिनी पेड़ हिलाती है, ढेर सारे पत्ते और बेल नीचे गिरते हैं। रागिनी पत्ते और बेल बोरे में भरकर घर ले आती है। घर में बैठकर रागिनी बेल के कपड़े का बेस बनाती है और पत्ते लगाकर पतली बेल की डोरियों से बांधने लगती है। यही वो फूलों के पेड़ के पत्ते हैं। सच में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रात हो जाती है। रागिनी लगातार पत्ते बांधकर ड्रेस तैयार कर रही है। तभी शारदा पास आकर देखती है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत सुंदर पत्तों की ड्रेस बना रही है। थैंक यू माँ जी। अभी तो आधी बनी है, पूरी बनेगी तो और अच्छी लगेगी। रामलाल भी पास आकर देखता है। अरे बहू, सुबह से लगी हुई हो तुम, हाथ और आंख दर्द करने लगे होंगे। अब बाकी कल बना लेना। वैसे भी परसों माँ का जन्मदिन है। रागिनी आराम करने चली जाती है। सुबह होते ही रागिनी ड्रेस देखने के लिए आती है और हैरान रह जाती है। अरे, मेरी पत्तों की डिजाइनर ड्रेस किसने खा ली? बहू, पत्तों को देख, किसी बकरी ने खाई है ये तेरी ड्रेस। मेरी ही गलती है माँ जी। कल रात दरवाजा बंद किए बिना ही नींद आ गई। पत्तों की खुशबू से बकरी अंदर आ गई होगी। अब कल ही दादी सासू माँ का जन्मदिन है, मैं दोबारा ड्रेस कैसे बनाऊंगी? बहू तो सिलाई कढ़ाई में माहिर है, तो अपनी ड्रेस दोबारा से बना। अगर तूने ड्रेस बना ली तो तुझे ताने मारने वालों पर ये करारा तमाचा होगी। रागिनी फिर से जंगल आती है और पत्ते और बेल तोड़कर घर लाती है। पूरी रात मेहनत करने के बाद रागिनी अगले दिन तक नई पत्तों की ड्रेस तैयार कर लेती है और फिर पार्टी में। अरे, मेरी दोनों बहुएं अभी तक नहीं आई। कोई श्रुति और रागिनी को बुलाओ, फिर मैं केक काटूंगी। तभी श्रुति ग्रीन कलर का गाउन पहने हुए पार्टी में आती है। गाउन सामने की तरफ से खुली हुई है और पीछे की तरफ से फैली हुई है, जिस पर चमकीले मोती लगे हैं और कमर पर मोतियों वाली बेल्ट, साथ ही नेट की पफ आस्तीन है और डीप नेक वाला गला है। छी, दादी सास के जन्मदिन में कोई ऐसी ड्रेस पहनकर आता है क्या? अरे, ये कैसी ड्रेस है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। भला कोई औरत ऐसी ड्रेस पहनती है क्या? अरे, ये श्रुति बहू को क्या हो गया? ये कैसी ड्रेस पहन कर आ गई? अरे, ये क्या हो गया? ऐसी ड्रेस डिजाइन करवाई कि किसी को पसंद ही नहीं आ रही। अश्विनी तुरंत श्रुति के पास जाती है। अरे बहू, ये कैसी ड्रेस बनवाई है तूने? सब बुराई कर रहे हैं। तभी दरवाजे की तरफ से हल्की खुशबू फैलती हुई रागिनी पत्तों की ड्रेस पहनकर पार्टी में एंट्री करती है। ड्रेस हरे पत्तों और बेलों से बनी है और पत्तों से हल्की फूलों की खुशबू आ रही है। हाँ, ये देखो, आदि मानव बनकर आ गई। कपड़े नहीं थे क्या जो पत्ते लपेट कर आ गई? ये कैसी ड्रेस है?
पत्तों की बनी हुई ड्रेस कितनी यूनिक लग रही है और कैसी अच्छी खुशबू आ रही है इन पत्तों से। वेल मैडम, आपने ये पत्तों की ड्रेस कैसे बनाई? बेलों से अपने शरीर का स्ट्रक्चर बनाया और उस पर पत्ते बांध दिए। मेरी डिजाइनर ड्रेस पहनने वाली बहू से तो ज्यादा अच्छी मेरी गरीब बहू की पत्तों वाली ड्रेस लग रही है। गायत्री केक काटती है, तभी श्रुति गुस्से में अरुण और मालिनी के पास जाती है। ये कैसी ड्रेस डिजाइन की आपने? किसी को पसंद ही नहीं आ रही आपकी डिजाइनर ड्रेस। मैम, आपने जैसे बताया था हमने वैसे ही डिजाइन किया है। पर हमें आपकी जेठानी की ड्रेस बहुत यूनिक लगी। ये सुनकर श्रुति गुस्से में पार्टी से बाहर चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी इतनी महंगी डिजाइनर ड्रेस से उस गरीब की पत्तों वाली ड्रेस अच्छी लग सकती है। रात के सन्नाटे में चलते चलते श्रुति अचानक ठोकर खाकर कुछ लड़कों पर गिर जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से गिर गई। अरे अब गिरी गई हो तो पूरी पूरी गिर जाओ ना, सॉरी कहने का क्या मतलब है। वैसे भी ऐसी ड्रेस पहनकर हमारे ऊपर गिर गई और अब भाग रही हो। अरे इसे गाड़ी में बैठाओ रे। दोनों लड़के जबरदस्ती श्रुति को गाड़ी में बिठा लेते हैं। अरे जल्दी चला, इसे अपने अड्डे पर ले चलते बे। तभी रागिनी बड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी के शीशे पर मार देती है, जिससे ड्राइवर का सिर फट जाता है और श्रुति गाड़ी के बाहर आ जाती है। कौन है तू? यहाँ कैसे आ गई? ठीक उसी समय पूरा परिवार भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे भाग जल्दी, पूरा परिवार आ गया, भाग। दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। पर आप लोग यहाँ कैसे आए? हमें तो रागिनी ने फोन करके बुलाया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं? जैसे ही तुम पार्टी से बाहर निकली, मैं भी पीछे पीछे आ गई और सब देख लिया। मैंने तुम्हें इतने ताने मारे, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। श्रुति और रागिनी एक ही परिवार की बहुएं हैं। अगर रागिनी श्रुति की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जी, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। चलिए, दादी सास बर्थडे पर इंतजार कर रही हैं। सभी लोग वापस पार्टी में आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्टर फिर से रागिनी को घेर लेते हैं। आपने पत्तों की ड्रेस कैसे बनाई? आगे इस ड्रेस का आप क्या करेंगी? ये ड्रेस इको फ्रेंडली है। पत्ते सूख जाएंगे तो नए पत्ते लगा सकते हैं। इस ड्रेस को अलग अलग शेप और साइज में भी बनाया जा सकता है। भाई रागिनी जी, आपका आइडिया तो हमें बहुत पसंद आया। हम आपको अपने साथ फैशन डिजाइनर के रूप में काम करने का मौका देना चाहते हैं। हाँ, रागिनी आपके साथ जरूर काम करेगी। गरीब बहू की पत्तों से बनी डिजाइनर ड्रेस ने ये साबित कर दिया कि गरीब मजबूर होते हैं पर झुक नहीं सकते। और अब रागिनी शहर की इको फ्रेंडली फैशन डिजाइनर बन चुकी है।